दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक तो बिल्कुल दौड़ा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इस कंपनी का बिजनेस है उस हिसाब से इसके टारगेट तो बहुत ऊपर तक जाने की संभावना बनी हुई है। यानी आने वाले समय 3 डिजिट और 4 डिजिट में भी जाने की काबिलियत रखता है। इसके पीछे वजह है इसका बिजनेस। और स्टॉक तो आप समझ सकते हो कि जब इसका आईपीओ था उसके बाद में ही डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई और काफ़ी समय तक नीचे भी रहा। मैंने लगातार इसमें खरीदारी की सलाह दी हुई है। अब इसमें एक तेज़ी की संभावना बनने वाली है। वैसे इसने लोगों के रिटर्न को डबल भी किया है। अब आप समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। क्या इसमें एंट्री करनी चाहिए? तो अगर ये पूरा वीडियो आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में आपको आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में आईआरएफसी होना ही चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार बहुत सारा खर्च करी, स्पेशली रेलवे इंफ्रा के लिए तो सरकार ने राहत के द्वार खोल दिए। ऐसे में ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है रेलवे की कंपनियों को और ऐसे में इसका भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है। तो क्या है आगे की संभावना, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 65,280 पर क्लोजिंग थी कल, जहाँ पे 505 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिली, यानी 0.77% गिरा बीएसई सेंसेक्स। तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है। अब आईआरएफसी की बात करें तो 33.15 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.60% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इंट्राडे में देख सकते हो कि स्टॉक ने कुछ पॉजिटिव माहौल भी बनाया, 33.50 पर भी गया, क्योंकि आप देख सकते हो कि क्लोजिंग जो थी 33.35 की थी गुरुवार की, लेकिन इंट्राडे में 32.90 का लो भी बना। इस हिसाब से काफ़ी अप डाउन देखने को मिला और अंत में मामूली सी गिरावट के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। अब आप देख सकते हो कि ये स्टॉक जो जनवरी में देख सकते हो कि 2021 में इसका आईपीओ आया था, 25 रुपीज़ के आसपास इस आईपीओ में इसकी देखें तो शुरुआत हुई थी और लोगों को कोई फ़ायदा हुआ नहीं। जिसने भी आईपीओ में शेयर में निवेश किया था उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। काफ़ी समय तक स्टॉक आपको 21 के आसपास दिखाई देगा। यानी आप देख सकते हो कि 30 अप्रैल 2021 को इसकी प्राइस 21 के आसपास थी और यही प्राइस लगभग रही और आप देख सकते कि 14 अक्टूबर 2022 तक ये 21 के आसपास रहा। यानी पूरे साल 1.5 साल तक स्टॉक में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला। थोड़ा अप डाउन जरूर देखने को मिला, कभी ये 21 तक गया तो कभी 23 तक चला गया, लेकिन ये स्टॉक नीचे ही इसने ट्रेड किया। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन मैंने लगातार इसमें खरीदारी की सलाह दी कि आपको इसमें बने रहना चाहिए और फिर तेज़ी का माहौल बनना शुरू हुआ। 2 दिसंबर 2022 को देखते हुए इसने एक शानदार हाई बनाई, यानी स्टॉक 35 को क्रॉस कर गया। तो ज़बरदस्त माहौल बना और जब रेलवे के शॉर्ट दौड़ने लगे तो ये स्टॉक ने भी कमाल किया, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया और ये 19 से देख सकोगे 37 तक गया। तो एक तरह से रकम डबल हुई। फिर एक बार देखा तो इसमें गिरावट का माहौल बना, ये 26 पर फिर आया 24 मार्च 2023 को, लेकिन उसके बाद में इसने फिर से एक बार 37 की हाई बनाई। 2 बार मौका मिला इसमें कमाने का। अब आप देखते हो ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुका है और अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही है। यहाँ पे एंट्री का काफ़ी अच्छा मौका है। वॉल्यूम इसमें लगभग एक जैसा ही है। पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 82 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 96 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख दो कि गुरुवार के दिन 2 करोड़ का वॉल्यूम था और 87 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 75 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही काम काज हो रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना में है और वहाँ पे उन्होंने एक भूमि पूजन किया है रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट के लिए। आप देख रहे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी तेलंगाना में। तो यहाँ पे काजीपेट तेलंगाना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये अपने आप में एक अलग ही टाइप की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनने वाली है जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत बनाई जा रही है और आने वाले समय इसका बेनिफिट मिलेगा इंडिया के रेलवे के सेक्टर को। अब आप देख सकते हो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो इंपोर्ट किया जा रहा है रेलवे के जो भी पार्ट्स हो या फिर दूसरे कुछ भी उसकी मशीनरी उसको कम किया जाए। अब देख सकते इस समय जितना भी इंपोर्ट्स का काम काज उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही बनाने की कोशिश कर जा रहे हैं और इसके लिए ये एक बड़ी पहल है। तो काफ़ी बड़ी यहाँ पे शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा देखें तो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। कल ही वंदे भारत 2 नई ट्रेन लॉन्च की गई है पीएम मोदी की तरफ से, जिसमें आप ये देख ही सकते हो, एक साबरमती जोधपुर के बीच में और दूसरी गोरखपुर लखनऊ के बीच में। तो ये 2 वंदे भारत और नई शुरू है। लगातार वंदे भारत की संख्याएं बढ़ाई जा रही है और आने वाले समय में आप देख सकते हो कि हर ट्रैक पे आपको वंदे भारत दिखाई देगी और ये हिंदुस्तान की मेक इन इंडिया के तहत बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करने वाली हमारे लिए ट्रेन है, जिसमें हर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है और आने वाले समय इसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा।
तो ये समझ सकते हो कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक नई तेजी की शुरुआत होने वाली है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, रेलवे बोर्ड ने 13.5 करोड़ यहाँ पे सैंक्शन किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डीजल लोको शेड इन तिरुचि। तो ये डीजल लोको शेड बनाया जाएगा तिरुचि में और उसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा देखें तो कर्नाटका में देख सकते हो कि जो एक सबन रेलवे कॉरिडोर बनाया जा रहा उसके लिए भी अलग अलग बिड आई है बेंगलोर में। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो इस समय शुरू होने वाले हैं और कुछ बिडिंग प्रक्रिया में है। ऐसे में आने वाले समय में आईआरएफसी का काम बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि चाहे रेलटेल हो या आरवीएनएल हो, कोंकण रेलवे हो, जितनी भी रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां वो सारी की सारी फाइनेंस आईआरएफसी के पास से लेती है और ऐसे में आईआरएफसी का बिजनेस बिल्कुल बढ़ेगा। यहाँ पे इसके फंडामेंटल देखें तो बहुत ही शानदार है। मार्केट कैप 43,257 करोड़ का है, तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी बड़ी कंपनी है। इसको मिनी रत्न कहा जाता है। करंट प्राइस की मात्रा 33.10 की है। लो इसने 19 का बनाया था और हाई इसका 37 का है, यानी जिसने भी निचले लेवल से खरीदारी की होगी उसके पैसे डबल जरूर हुए। स्टॉक का पी 6.83 का है और इसकी बुक वैल्यू 34.80 की है। तो फिलहाल अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे आपको मिल रहा है, तो क्यों ना एंट्री की जाए। इसका डिविडेंड 4.23% का, जो बहुत ही बेहतर है। यानी आप समझ सकते हो कि आईपीओ आने के बाद लगभग 3 से 4 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी कंपनी ने दे दिया है, यानी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है कंपनी। इसका आरओसी 5.32% है और अगर आरओई देखें तो 14.7% है और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। तो फंडामेंटल इसके बहुत ही शानदार है। आप इसके रिजल्ट को देख सकते हो जो लगातार बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे इनका 11,133 करोड़ का रिवेन्यू था, वो 2023 तक बढ़ते हुए 23,891 करोड़ तक पहुंच गया और किसी भी साल आपको रिवेन्यू कम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। लगातार बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। ऐसे ही प्रॉफिट में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। 2019 में जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट मात्र 2,254 करोड़ के आसपास था, वो 2023 आते थे 6,337 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट बढ़ा, दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना प्रॉफिट बढ़ा है। आंकड़े बहुत शानदार है और इसके ईपीएस में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। 2019 में जहाँ पे 3.43 रुपीज़ पर शेयर था, जो देख सकते हो ईपीएस इसका 4.85 रुपीज़ पर शेयर हो चुका है। तो लगातार ईपीएस भी बढ़ रहा है, यानी सेहत सुधर रही है अंदर से। आप यहाँ पे साल भर की भी बात करें तो इसकी सेहत काफ़ी अच्छी है। मार्च 2022 में 5,930 रुपीज़ का रिवेन्यू था, जो मार्च 2023 में 6,236 रुपीज़ के आसपास। तो रिवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा एक साल में। प्रॉफिट में जरूर थोड़ी सी कमी आई है। मार्च 2022 में 1,493 रुपीज़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में 1,328 रुपीज़ के आसपास हुआ। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, अगर एक क्वार्टर में प्रॉफिट अगर आपको कम है तो दूसरे क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब क्वार्टर 1 आने वाला है, बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। इसका नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 40,996 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2023 में 45,470 करोड़ के आसपास पहुंच गया। यानी लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। सिर्फ 37 एम्प्लॉयज उस कंपनी को रन कर रहे हैं और आप ये समझ ही सकते हो कि इसके जो टैक्स किसी प्रकार का कंपनी को पे नहीं करना पड़ता है, पूरी तरह से टैक्स से मुक्त है ये इसका बिजनेस। इसके अलावा देखें तो इसके सारे कर्ज की गारंटी भी सरकार लेती है। तो ऐसे में इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है, यूनिक है। इसके अलावा देखें तो इसमें होल्डिंग एफआई की काफ़ी अच्छी बड़ी है। पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो मार्च 2022 में जहाँ पे 1.12% की होल्डिंग थी, जो मार्च 2023 में बढ़ के 1.15% हुई। तो एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। डीआई की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। मार्च 2022 में जहाँ पे 3.18% के आसपास थी, जो मार्च 2023 में 2.62% हुई है। तो यहाँ पे डीआई की होल्डिंग जरूर कम हुई है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग 10% से नीचे लगातार बनी हुई है। मार्च 2022 में जहाँ पे 9.33% की होल्डिंग थी, जो मार्च 2023 में 9.87% के आसपास हुई। तो कुल मिला के ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की होल्डिंग 86.36% के आसपास है। आने वाले इसमें निकट भविष्य में जो यहाँ पे करीब 11% के जो शेयर है वो इनको बेचने होंगे। तो यहाँ पे ओएफएस लाने की संभावना भी बन सकती है या फिर दूसरा कोई रास्ता तलाशा जा सकता है। तो ये हमें आने वाला समय पता चलेगा कि सरकार किस तरह से ये अपनी होल्डिंग को कम करेंगे, क्योंकि 75% की जो अपर लिमिट है उसके आसपास लानी होगी होल्डिंग को। लेकिन कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। एक बार हम इसके टारगेट देख लेते हैं। जो यहाँ पे टारगेट जो सामने दिख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड टारगेट 2023 के लिए इसका टारगेट अगर देखें तो 45 का फर्स्ट टारगेट है और 60 रुपीज़ का सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है। 2024 की बात करें तो 60 रुपीज़ इसका फर्स्ट टारगेट है और 80 रुपीज़ इसका सेकंड टारगेट है। 2025 तक स्टॉक आपको 90 रुपीज़ का फर्स्ट टारगेट दिखा सकता है और 100 रुपीज़ का इसका सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है। बात करें 2027 की तो 100 रुपीज़ का इसका फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट 120 का है। यानी स्टॉक अगर आप इसको 2 से 3 साल के लिए होल्ड कर लेते हो
तो बिल्कुल आपको ये 100 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप स्टॉक को कम से कम 5 से 10 साल के लिए होल्ड करते हो तो इसका जो टारगेट है वो 1000 को टच करने की इसकी पोटेंशियल है। तो बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म के निवेश के साथ में एक एफडी करें, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर ले, यह आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।